तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण पाठ जनतंत्र का जन्म के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है निराला, बी ऑप्शन है दिनकर, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन है गुणाकर मूले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनतंत्र का जन्म पाठ के लेखक कौन है। तो दिनकर है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। ए ऑप्शन है रसिमरथी पर, बी ऑप्शन है उर्वशी पर, सी ऑप्शन है परशुराम की प्रतीक्षा पर, डी ऑप्शन है संस्कृत के 4 अध्याय पर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। तो संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। ए ऑप्शन है रसिमरथी पर, बी ऑप्शन है उर्वशी पर, सी ऑप्शन है परशुराम की प्रतीक्षा पर, डी ऑप्शन है संस्कृत के 4 अध्याय पर। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो उर्वशी पर प्राप्त हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। ए ऑप्शन है ढाल और तलवार, बी ऑप्शन है फूल और भौरे, सी ऑप्शन है फावड़े और हल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। तो फावड़े और हल होंगे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है मंत्री, डी ऑप्शन है किसान मजदूर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो किसान मजदूर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है मंत्री, सी ऑप्शन है जनता, डी ऑप्शन है अधिकारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे। ए ऑप्शन है मंदिरों में, बी ऑप्शन है घरों में, सी ऑप्शन है खेतों में, डी ऑप्शन है शहरों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे। तो खेतों में मिलेंगे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि जो भगवान को मंदिर में खोजते हैं उसे कवि ने क्या कहा है। ए ऑप्शन है मूर्ख, बी ऑप्शन है विद्वान, सी ऑप्शन है श्रेष्ठ, डी ऑप्शन है दयावान। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि जो भगवान को मंदिर में खोजते हैं उसे कवि ने क्या कहा है, तो मूर्ख कहा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाता है। ए ऑप्शन है शासक के, बी ऑप्शन है राजा के, सी ऑप्शन है जनता के, डी ऑप्शन है मजदूर के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाता है, तो जनता की हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश के, सी ऑप्शन है राजस्थान के, डी ऑप्शन है बिहार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बिहार के रहने वाले थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि दिनकर ने कर्ण को नायक किस रचना में बताया है। ए ऑप्शन है उर्वशी में, बी ऑप्शन है रसीम रथी में, सी ऑप्शन है हुंकार में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर ने कर्ण को नायक किस रचना में बताया है, तो रसीम रथी में बताया है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है बेगूसराय में, सी ऑप्शन है सीवान में, डी ऑप्शन है गोपालगंज में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ, तो बेगूसराय जिले में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि उर्वशी किनकी कृति है। ए ऑप्शन है दिनकर की, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, सी ऑप्शन है कुंवर नारायण की, डी ऑप्शन है पंत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उर्वशी किनकी कृति है, तो उर्वशी दिनकर की कृति है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है। ए ऑप्शन है राजा को, बी ऑप्शन है जनता को, सी ऑप्शन है देवता को, डी ऑप्शन है राक्षस को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है, तो जनता को शक्तिशाली कहा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। ए ऑप्शन है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, बी ऑप्शन है श्रृंगार, सी ऑप्शन है रहस्यवादी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ए ऑप्शन है अपनी बेटी के लिए, बी ऑप्शन है पड़ोस के बेटी के लिए, सी ऑप्शन है समाज के बच्ची के लिए, डी ऑप्शन है जनता के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो जनता के लिए किया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि दिनकर के पिता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है प्रभाकर सिंह, बी ऑप्शन है रवि सिंह, सी ऑप्शन है सूर्यदेव सिंह, डी ऑप्शन है दिनेश सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। ए ऑप्शन है जनता के लिए,
बी ऑप्शन है स्त्री के लिए, सी ऑप्शन है बच्चों के लिए, डी ऑप्शन है राजा के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो जनता के लिए बात करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 19 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 19 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न अगर आपका स्किप हो गया होगा तो उसे फिर से आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हर वर्ष अवेन्यू में कब रंग समारोह होता था। ए ऑप्शन है गर्मी में, बी ऑप्शन है सर्दी में, सी ऑप्शन है वसंत ऋतु में, डी ऑप्शन है बरसात में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।